watching Capital TV Washington. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बात होगी दुनिया की सियासत पर और हालात हाजरा पर, और इन सब पर अपना तजिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू आपका। हम सबसे पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में आपने आज देखा होगा कि वही प्रैक्टिस, वही चीज़ रिपीट हुई है जो कि पिछले 4 दिन से हो रही थी। यानी बलूचिस्तान की जो असेंबली है उसमें वही हंगामा आराई हुई जो कि नेशनल असेंबली में हुई थी। क्या कहेंगे? देखें, शहरा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम ये बातें करते रहे हैं कि जिस तरीके से इस दफ़ा पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ है, पीटीआई को ये बात समझना चाहिए, उनको लोगों को समझाना चाहिए कि भाई खुदा के लिए आप ये बात समझें कि आप अपोजिशन में नहीं हैं, आप अपोजिशन में नहीं हैं, आपको सुनना चाहिए। आप भी अगर पलट कर गाली देंगे तो फिर माहौल ख़राब होगा, और माहौल ख़राब होगा तो आपका घर ख़राब होगा। आपका घर इसलिए ख़राब होगा क्योंकि इस वक्त आप इस घर को चला रहे हैं। ये बात उन लोगों की समझ में नहीं आ रही है। वो समझ रहे हैं अभी भी कंटेनर पे खड़े होके अपना गम और गुस्सा निकाल रहे हैं। ये बात जो है पीटीआई के बड़े बड़े लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, अमेरिका की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं, उनका भी जो जहनी बीमारियां हैं वो समझ में आ रही हैं कि यार आपने इतना पढ़ लिख के खोया है। मतलब आप तो थोड़ा सा सब्र कर लें, चलें आपकी तालीम अच्छी है, चलें बाकी 10 लोग अगर जाहिल हैं, गवार हैं और पार्लियामेंट में आ गए हैं, लेकिन बाकी आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में तकरीरें होने के दौरान जो है वो हंगामा हराई हुई, और उसके बाद हम आज बड़े शर्मिंदा हैं कि एक बच्ची को कुरान का, आप लोगों को याद होगा कि उसने शायद उसके हाथ में फटा हुआ कुरान का एक वो था, पेज था जिसके ऊपर ब्लास्मी लॉ नाफिज कर दिया गया। आज हम कितनी शर्म की बात है कि जिस पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जिस पे मुझे नहीं पता कि जो आइन की कॉपी है उस पे क्या कुछ लिखा होगा हवाले से अल्लाह और रसूल के नाम से, और किस तरीके से हम सब ने देखा कि पूरी की पूरी आइन की कॉपियां एक दूसरे पे फेंकी जा रही थी। और जब एंड में हमने देखा कि ज़मीन पे कारपेट नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ सवाए सफ़ाहात नज़र आ रहे थे जो कि एक दूसरे पे बरसाए गए थे, और वो फाइल के जो वर्क थे वो हर जगह फैले थे, उस पर अल्लाह रसूल का नाम लिखा था, लेकिन वहाँ पे हमें कोई ब्लास्मी लॉ नज़र नहीं आया, जो कि तमाम पार्लियामेंट के मेंबर इसमें शामिल हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। आज उसका सिलसिला जारी रहा क्योंकि कोई शटअप कॉल नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई ऐसी कॉल नहीं आई कि जनाब बस करो, और हमने सिर्फ सुनना है। अगर अपोजिशन तकरीर कर में शोर करती है, अगर अपोजिशन जो करती है उसको करने दो, हमने माहौल ख़राब नहीं करना है। लेकिन हमने देखा कि ऊपर से किसी किस्म की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान में ठीक ठाक तरीके से लाठी चार्ज की गई, लोगों को ज़ख्मी किया गया, लोगों के हाथ टूटे, लेडीज़ के ऊपर जो है हमले हुए। फिर पीटीआई के किसी मेरे ख्याल है पार्लियामेंट के रुकन को भी जो था उनको भी लोगों ने जूते खींच के मारे। तो ये मतलब हम मजाक बन के रह गए। अच्छा, इस पे एक और शरा लोग कहते हैं कि जनाब पहले भी तो ये सब होता था। बिल्कुल पहले ये सब होता था, लेकिन इमरान खान की एक आवाज थी कि नया पाकिस्तान, तो नए पाकिस्तान में हम कुछ तो तब्दीलियां देखना चाहते हैं कि आप नए पाकिस्तान की जो तहरीक लेकर आए थे और उसमें आप पाकिस्तान में आपने डाली, जैसे भी आप आए, इलेक्टेड आए, सिलेक्टेड आए, अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो कुछ नए पाकिस्तान की तो झलकियां नजर आनी चाहिए। लेकिन अभी भी वही कुछ होता रहा और होता रहेगा जैसा कि पिछली गवर्नमेंट्स में होता रहा, चाहे वो जरदारी की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, या इससे पहले की गवर्नमेंट हो। तो फिर फायदा क्या? फिर हम तो फिर खामोश हैं, फिर हमारी जबान आप बंद कर दें, सारा मीडिया वीडिया और चलाएं, करें हुकूमत। जी
आसिम साहब, यही बात है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने आज तकरीर की थी कौमी असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि बजट और बजट सेशन दोनों को गैर कानूनी भी करार दिया। और फिर वही बात जो आप कह रहे हैं वही उन्होंने कही कि अपोजिशन ने अपोजिशन करनी होती है, हुकूमत ने भी अगर अपोजिशन करनी तो फिर हुकूमत कौन करेगा। और फिर खबरदार ये भी किया कि कोई भी इस नाजायज और नालायक हुकूमत को ये रियासत मदीना ना कहे, ये अल्फाज इस्तेमाल ना करे, ये भी कहा उन्होंने। जी, ये इससे पहले भी जो पीआईए इसकी पीटीआई की फाउंडिंग मेंबर हैं फौजिया कसूरी, उन्होंने भी खुदा का वास्ता देते हुए कहा था कि पीछे कि प्लीज इसको मदीना की रियासत ना कहें। लेकिन बिलावल भुट्टो की भी शरारत देखिए ना, उन्होंने अपनी तकरीर में एक चीज का और जिक्र कर दिया कि इस मुल्क में तरक्की हुई या नहीं हुई, घोड़ों की तादाद में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गधों के में जो है वो 1 लाख लोगों का इजाफा हो गया है, 1 लाख गधों का इजाफा हो गया है। तो ये भी उनकी शरारतें हैं, लेकिन ये अपोजिशन की शरारतें होती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट में होता है उसको चाहिए होता है कि वो जरा अब सब्र रखे। जैसे कि इमरान खान की अपोजिशन, मैं तो कहता हूं कि यहाँ अपोजिशन हो ही नहीं रही। इन 3 सालों में मैंने नहीं देखी अपोजिशन होते हुए, क्योंकि आपने तो सबके मुकदमात खोले हुए हैं, सबकी फाइलें खोली हुई हैं। अपोजिशन थी तो इमरान खान की थी, और मैं समझता हूँ इमरान खान को अपोजिशन में ही होना चाहिए ताकि दूसरी हुकूमतें काम कर लें। इन्होंने तो पता नहीं हुकूमत लेके सबका ही जो है वो सत्यानाश कर दिया। जी आसिम साहब, एक चीज ये भी है ना कि चीफ जस्टिस साहब, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो किसी सूबे के लिए ये बात कह दें कि सिवाय सिंध के पूरे पाकिस्तान ने तरक्की की है, पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, तो आप क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो ने यहाँ तो तनकीद कर दी, अपना सूबा देखा उन्होंने? मुझे चीफ जस्टिस साहब को जो है एक ज़माने में जब चौधरी इफ्तिखार होते थे तो इस चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस भी कहा गया, और आज जो चीफ जस्टिस हैं जो सिंध में कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उनके इक़दामात हैं, निहायत ही शर्मिंदा, मतलब मैं कहूँगा, क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट की ज़मीनों पर अलॉट हुए सिंध गवर्नमेंट ने वो लीज साइन किए हैं जो गवर्नमेंट के उस पे हुए, वहाँ तो उन गरीबों का आप मकानात गिरा रहे हैं। लेकिन आपको फिक्र है कि सिंध में जो है वो तरक्की याफ्ता या जो तरक्की के काम है वो नहीं हुए हैं। तो मैं समझूंगा कि ये चीफ जस्टिस की बहुत शर्मनाक हरकत है कि आप गरीबों के घर गिरा रहे हैं, जिसे सिंध गवर्नमेंट ने, आप नाले के ऊपर वाले घर आपने गिराए, कोई कुछ नहीं बोला, बहुत खुश हुए। आपने जो इलीगल लोगों ने बनाए हुई थी जगहों पे, दूसरी जगहों पे आपने वो गिराए, कोई नहीं बोला। लेकिन जब आपने लीज शुदा, यानी सिंध गवर्नमेंट की लीज शुदा मकान जो हैं वो जब गिराने शुरू किए, तो फिर आप गरीबों की आह ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये बात कही तो ये नोटिस क्यों नहीं ले रहे? 3 साल से ये क्या कर रहे हैं चीफ जस्टिस? अभी तो छुट्टियों पे चले गए हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो शाही खानदानों की तरह जो है लॉ के मुताबिक, जब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर आए हुए थे वो अपने वतन जाते थे 3 गुजारने वाले, क्योंकि सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मोस्टली उनका ताल्लुक होता था यूरोप से, और वो वहाँ छुट्टियां गुजारने जाते थे। लेकिन हम बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये गंदा कानून जो है, ये गंदा रस्म जो है 3 महीने की छुट्टियों का, ये अभी भी जारी है। ये काम ही कितना करते हैं, 365 दिनों में से 100 कुछ दिन ये काम करते हैं, और उसके बाद इनके आज फैसले देख लें कि ये सिंध की गवर्नमेंट पे बिल्कुल, तो आप फैसला क्यों नहीं करते? जब 92 अरब रुपए सिंध का कहा कि जी हमने लाड़काना पे लगाया है, तो आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? आपने एक इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बिठाई? क्योंकि आपको डर था, क्योंकि शायद आपको ऑर्डर कहीं से नहीं मिले थे। क्योंकि हम जो हैं वो रियासत के अंदर एक रियासत सबने चलाई हुई है, हर इदारा जो है वो समझता है कि हम जो हैं सबसे बड़े हैं, और यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। जब गरीबों के मकानात तोड़ने की बारी आती है तो वो बोलते हैं 20-20 रेंजर्स की गाड़ियां लगा के गरीबों पर जो है तूफान बर्पा कर देते हैं। हमने देखा कि रमजान के अंदर रोजे के हाल में इस चीफ जस्टिस ने गरीबों के, जो कि बेशक मैं कहूँगा कि कब्जा किया हुआ होगा रेलवे की ज़मीन पे, लेकिन इस बेशरम इंसान ने माजरत के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि
जो उस वक्त लगी है लोगों को कि आपने रमज़ान में, फिर आप बात करते हैं फ़लस्तीन की, फिर आप बात करते हैं कश्मीर की। आपको कोई हक़ हासिल नहीं है कि आप इन मुल्कों पे होने वाले मज़ालिम का ज़िक्र करें। जो कराची में आप मज़ालिम कर रहे हैं, जो जो ज़ुल्म कर रहे हैं, उसका कहीं भी किसी भी तरीके से आपको हिसाब नहीं मिलेगा। आप कराची के अंदर अभी जो इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी एक सर्वे आया जिसमें बताया गया जो कराची के टॉप हॉस्पिटल हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब जो हैं पाकिस्तान बनने से पहले बनी हुई थी। आपका वो शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है और सिंध को भी पालता है, उस शहर के साथ आपने, जिसमें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, पठानों की एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 50-60 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोची भी रहते हैं, आगा खानी भी रहते हैं, ब्रोही भी रहते हैं, और बहुत सारे लोग उधर रहते हैं। लेकिन आप ये वो जो हरकतें कर रहे हैं, और इसमें हमारी जुडिशरी पूरी शामिल है। और हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको दुनिया ही में, जैसे साकिब निसार को रुसवा किया है, जलील किया है, जैसा कि इफ्तिखार चौधरी को किया है, क्योंकि आप अपने मनसब पे बैठकर आपने फ़राइज़ जो है ना वो अदा नहीं किए। आप खैर छोड़ें, अगले क्वेश्चन पे चलें, क्योंकि मुझे इस बात पे ना बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए वो नहीं कर रही है। जी। अच्छा, आसिम साहब, एक बात ये भी पूछूंगी कि गवर्नमेंट ने कहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि वैक्सीनेशन लोग करवाएं, वैक्सीन यहाँ पर शॉर्टेज यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो शुरू हो चुकी है। खासतौर से कराची में जो छोटे वैक्सीनेशन सेंटर थे वो अब बंद हो रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमने थोड़ी सी फेवर मांगा है हमने फेडरल से। आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि हम ये भी पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाने में कामयाबी नहीं हुए कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना भी है। हम डंडे भी बरसाते रहे कि कोरोना है, लेकिन हमने देखा कि जहां शाह महमूद कुरैशी जब अमेरिका से पाकिस्तान वापस जाते हैं तो सैकड़ों लोग उनके गले में हाथ डाल रहे होते हैं, और उस वक्त सख्त लॉकडाउन पूरे मुल्क में लगा होता है। लेकिन बेशर्मी, वही बेहिसी कि जनाब, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, इसलिए आपके लिए तमाम कानून जो हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो इसी तरह की बेतहाशा लाकानूनियत हमने कराची में भी देखी, हमने लाहौर में भी देखी, हमने इस्लामाबाद में भी देखी, गवर्नमेंट के लोगों की देखी, गवर्नमेंट में लोगों की देखी, और अपोजिशन में भी देखी। तो हम तो पहली बात है कि पाकिस्तान में ये जो है गरीबों के अंदर स्पेशली कि हम ये बता ही नहीं पाए कि कोरोना है कि नहीं है। वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया, पता चला बहुत ज़बरदस्त है। मैंने भी तारीफ़ की, सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ की कि जनाब ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पे ये काम करना शुरू हुए हैं। लोगों के जो इंटरेस्ट था ख़त्म हो रहा था वैक्सीन लगाने का, नहीं लगवा रहे थे लोग। एकदम सडनली हमने देखा कि वैक्सीन गायब होनी है, और अब आप ये देखिएगा कि ये वैक्सीन ख़त्म होंगी, लोगों ने सेव कर ली होंगी, और उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी जिसने लगवानी है जाके अपने पैसे दे के लगवाए, और उसके बाद ये पैसे दे के लगना शुरू होंगी, गवर्नमेंट अपना हाथ उठा लेगी। अभी आपने देखा कि एकदम थोड़ी सी लहर आई और एक ही दिन में 40 लोगों की डेथ हुई कोरोना से। तो थोड़ा सा लोग फिर एक्टिव हुए, और मैं आपको बता दूं कि ये वक्ती तौर से रिलीफ है। जहां सर्दियां शुरू हुई, आप नवंबर दिसंबर में देखिएगा कि इसकी तादाद फिर बढ़ने लगेगी। दूसरे मुल्कों में, मैं अमेरिका की बात अगर करूं तो यहाँ पर तकरीबन 100% कैपेसिटी पे लोगों को खोल दिया गया है, लोगों को बता दिया गया है कि जनाब आप जाएं, सवाए जो वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो मास्क पहनेंगे। तो अब मास्क लगाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि सामने वाला समझता है कि मैं शायद वैक्सीनेटेड नहीं हूँ। तो लोगों को एक फ्रीडम दे दिया गया है कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो यू डोंट नीड 6 फीट सोशल डिस्टेंस, यू डोंट नीड कि आप वो क्या मास्क पहने। आप सिर्फ अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तब आप मास्क पहने। तो अब लोगों को थोड़ा सा खौफ आ रहा है कि भाई अगर मास्क फिर भी पहनते हैं तो लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस हासिल किया गया है। बहुत सारे, जैसे मैरीलैंड एक स्टेट है, उसने बहुत जल्दी जो है तकरीबन 97% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया। वर्जीनिया थोड़ा सा स्लो है, इसी तरह ह्यूस्टन टेक्सास थोड़ा सा स्लो है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क जो है आज से 1 महीने पहले
100% कैपेसिटी पे खुल गया था और अभी ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो वैक्सीन के बाद भी लोग सिक हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात यही करूंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कहेंगे कि मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये कंट्रोल किया जाए कि कितने लोगों को कोरोना हुआ था, कितने लोग सही हो गए, कितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, कितने लोग नहीं हुए हैं। ये किसी भी किस्म का कोई डेटा किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के हवाले से हेल्प ले सकती है, क्योंकि हर चीज़ तो थोप दी जाती है कि जी 18वीं तरमीम है ना, आप तो खुद हैं, आप खुद इंपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया में हमने देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है, जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वैक्सीनेशन की फेडरल गवर्नमेंट है। तो लेट्स सी कि फेडरल गवर्नमेंट दूसरे सूबों में क्या करती है। उनको तो सिर्फ इस्लामाबाद या 2-3 शहरी नजर आते हैं, बाकी शहर तो बस ऐसा ही है पाकिस्तान में शामिल। जी ठीक है। आसिम साहब, इंटरनेट के जो नए कवायद ज़वाबित है उस पर और भारतीय हुकूमत के साथ अगर हम ट्विटर का बात करें तो ट्विटर पे के साथ उनका एक तनाव रहा है, एक झगड़ा रहा है और उसको बंद करने की भी धमकियां देती रही है इंडियन हुकूमत। मोदी सरकार का तो आपको अंदाजा ही है कि वो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। अब हुआ यह है कि एक मुसलमान शख्स पर एक ग्रुप, हिंदू ग्रुप जो था वो तशद्दुद कर रहा था, उसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो जो थी वो वायरल हुई, जिसमें ये दिखाया गया या देखा जा सकता है कि उन साहब पे तशद्दुद किया गया, उनकी दाढ़ी को काट दिया गया और उसके बाद उनसे बार-बार कहा गया, जो कि एक आम उनकी प्रैक्टिस है, कि नारे लगाए जाएँ। वो ट्विटर पर रिलीज़ कर दी गई या वो वायरल हो गई। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर से नाराज़ है और वो ये कहती है कि ये एक तरह की मुजरिमाना शिकायत उन्होंने की है कि ये आपका मुजरिमाना फ़ेल था। और अब तो मैं सिर्फ़ बात अगर करूँ वहाँ के वज़ीर की, वज़ीर मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो जाली खबरों के हवाले से ट्विटर की नाकामयाबी, नाअहली की मिसाल है। क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि वो कुछ चीज़ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार। देखें, मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर जिस तरीके से चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें वीडियो पर बनती हैं, वीडियो बनने के बाद आपके पास कुछ कहने को रहा नहीं जाता, फिर पब्लिक खुद एक्सेप्ट कर लेती है क्या हुआ। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे गाय ज़बह करने पे लोगों को ज़बह कर दिया गया। हमने देखा कि मीडिया पे आने वाली एक औरत को गोली मार दी गई। हमने देखा कि जो कश्मीर में मज़ालिम हुए वो नज़र आए। हमने देखा कि मुसलमानों पे जो बदतरीन मज़ालिम हुए वो भी, मतलब आप वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं जनाब ये झूठी हैं, ये हम नहीं मानते, ट्विटर पे ट्विटर को खुद पता है कि ये वीडियो असली है कि नहीं है। आज जो है वो मीडिया इतना तेज़ हो गया है, इतना शार्प हो चुका है और इतने ज़बरदस्त टूल आ गए हैं कि आप वीडियो को सिंपल इस टूल में डालें, उस सॉफ्टवेयर में डालें, आपको पता चल जाएगा ये वीडियो असली है कि नकली है। तो इंडियन गवर्नमेंट लाजिम बात है वो अपना बचाव करेंगे। वो अगर हमारे ये दुनिया में हर जगह होता है कि एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है गलती का, कि एक ग्रुप आया, उसने जो है वो एक मुसलमान को बुरे तरीके से मारा, उसकी दाढ़ी काटी और ये वो किया। इंडिया में ऐसे किस्से बहुत सारे हो गए। लेकिन अगर आप उससे कहें कि नहीं जी नहीं हुए, या फिर मैं कहूँ कि जनाब ये तो दूसरे मुल्कों में भी होते रहते हैं, जनाब देखें जी वो बर्मा में इतने मज़ालिम हुए, तो नहीं। मैं अभी आपने जो सवाल किया उस सवाल का सिंपल जवाब ये है कि जनाब आपको ये मानना पड़ेगा वीडियोस जाली नहीं है। ट्विटर जो है, ट्विटर का स्टेक इसलिए क्योंकि 1.3 बिलियन की आबादी है और टिकटॉक बंद होने के बाद ट्विटर को वो बंद वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्विटर बंद कर देंगे, ट्विटर को तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान भी हो, लेकिन इंडिया को खुद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कि वो दुनिया से कट जाएंगे। अगर उनको व्हाइट हाउस से कोई वो चाहिए होगी, यूरोपियन कोई खबर चाहिए होगी, और आपको पता है कि ट्विटर अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। मतलब ट्विटर को कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा वो कहते हैं ना कि वो यूज नहीं कर रहे, वो उसको एक आईडी दे रहे हैं, उसका प्रोफेशनल एक। अभी आप आने वाले दिनों में जितना ट्विटर एक्टिव हो रहा है, आप सिर्फ 1 महीने के बाद देखिएगा ट्विटर इतने सिक्योर हो चुका होगा कि उसके अंदर अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जर्नलिस्टों की बात कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिसनर हैं या
आपकी आईडी जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि आप फेक तरीके से नहीं आ सकते ट्विटर पे। ट्विटर इतना सख्त होता जा रहा है और ये लाजिम बात है। मैं इसको बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें। ये नहीं होना चाहिए। और माजी में भी हमने देखा कि जब कोरोना की वबा इंडिया में आई तो इंडिया के अंदर रहने वालों ने, मुसलमानों ने कितना साथ दिया वहाँ पे हिंदू लोगों का और भाईचारगी का। और दुनिया ने देखा, सिखों ने अपने गुरुद्वारे खोले, मस्जिदों ने अपनी मस्जिदें खोली और खुल के उनका जो है साथ दिया। तो एक्चुअली इंडिया को समझना बड़ा मुश्किल है। वो जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन इस तरह के लोग हैं और मोदी के अपने 30-40 करोड़ फॉलोअर्स हैं और जो कि पक्के उसके वो हैं, लेकिन बाकी इंडियन में भी तो लोग हैं ना। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो ज़्यादा रेशो नहीं होता, 49-51 का ही रेशो चल रहा होता है अपोजिशन और जो उसमें बहुत क्लोज होता है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन जो है वो अपोजिशन का रोल अदा करती है और जो हुक्मरान है वो हुक्मरानी का रोल अदा करते हैं। लेकिन इंडिया में हमने देखा कि मोदी के आने से एक थोड़ा सा एक कहेंगे कि मजहबी शिद्दत पसंदी बहुत जाग गई, जबकि पहले नहीं थी इतनी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार जो है ये नफरतें पैदा करने के चक्कर में है। और ये गलत भी हो सकता है, मोदी सरकार खुद ना चाह रही हो मतलब, लेकिन हर ग्रुप में जो है वो अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, उसकी सजा ये है। जैसा कि हम पाकिस्तान में बोलते हैं कि अगर किसी अकलियतों के साथ कोई गड़बड़ होती है तो हम बोलते हैं कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और मैं एहतजाज करता हूँ इस बात पे कि नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें। वीडियो जब आ जाती हैं तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, आप वैसे तो कह सकते हैं यहाँ पे बहुत आर्टिस्टों की वीडियो आई जो कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में, लेकिन सब ने डिनाई भी नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ थी, और अगर बोला भी तो झूठ थी। तो ये अब वीडियो में आप कुछ नहीं कह सकते। और ट्विटर पे अगर कोई वीडियो आ गई है तो ट्विटर खुद ही उसको चेक करके डिलीट कर देगा अगर वो समझेगा कि ये सही नहीं है। आप देखें ट्रंप को फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट क्यों किया? क्योंकि उसके जुमले अच्छे नहीं होते हैं। वो एक मतलब मजहबी शिद्दत पसंदी उसमें लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी और इसमें कोई और आगे जाए। तो यही वजह थी कि उन्होंने बंद कर दिया। जी आसिम साहब, आप अमेरिका में, तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और रशिया के दरमियान हालात कशीदा थे और हैं, और एक दूसरे पर इल्जामात, तोहमत लगाई जा रही थी, महाज़ाराई पर मबनी दुश्मनी भी शुरू हुई, इंतहाई पैगामात भी दिए जा रहे थे, जनेवा समिट दोनों कुव्वतों के रहनुमाओं की पहली मुलाकात भी हुई, तो उसमें उन दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा इस मुलाकात का? देखिए, माजी में ये कोल्ड वॉर चलती आ रही है, ये आज पहली दफा आप नहीं सुन रहे। रशिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये वो ममालिक हैं जो कि बहरहाल बड़े, बहरहाल इम्पोर्टेंट हैं। तो और इनमें जमहूरियत भी रही है और है। तो यहाँ पर लोग अपने खुल के फैसले करते हैं। रशिया को कोई अमेरिका से शिकायत होती है, आपने देखा कि वो यूनाइटेड नेशन हो या कोई और भी फोरम हो, G8 का वो ठग से जो है बोल देते हैं। चाइना का भी इसी तरीके से है कि रशिया और अमेरिका का ये था कि जी चाइना जो है वो अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और जो माशी तौर पे दूसरे मुल्कों को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि दूसरे मुल्कों में कोई चीज़ अगर जैसे एग्जांपल $1 की है तो वो जो है उसको 50 सेंट पे वहाँ पे दे देता है। तो लाजिम बात है जो मैन्युफैक्चर है उस मुल्क का, वो कहता है भाई मैं इंपोर्ट ही ना कर लूँ, मुझे तो फिर वो क्या करता है, फिर अपने 20 एम्प्लॉइज को भी फारिग कर देता है। तो जब आप एम्प्लॉइज को फारिग करते हैं तो छोटी इंडस्ट्री जो है उसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब आप बेरोजगार हो जाते हैं तो स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो उन आइन में जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक केयर करें, तो उन पर बर्डन बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि छोटी इंडस्ट्रीज को चाइना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है और हर मुल्क में पहुंचाया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा पहुंचाया है।
हर चीज मेड इन चाइना, जिससे पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री हिल के रह गई है। इवन चमड़े की इंडस्ट्री हिल के रह गई है। हम पाकिस्तान एक ज़माने में चमड़े की जो लेदर की जो जैकेट्स वगैरह होती हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट वो था एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन वो भी अब चाइना से आने लगी हैं। तो रशिया और अमेरिका अपने मुल्क के मफादात के लिए लड़ते भी हैं, बातें भी करते हैं और पुरजोर तरीके से दुनिया को बताते भी हैं कि हम हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे राइट्स कौन छीन रहा है और हम इस पे छोड़ेंगे नहीं। तो वो दूसरे मुल्क को बातों में, मीटिंग्स में मैसेज भी देते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि जंग किसी भी कोई मुल्क में कोई नहीं कर सकता, कोई इसका अहल ही नहीं हो सकता कि किसी किस्म यस माशी जंग जारी रहेगी। वो जो है आप देख लें, अगर आप मैं समझता हूं अगर यूएस के टेंडर्स में या कोई कंपनीज के हवाले से निकालें कि रशिया की कितनी कंपनियां कितने यहाँ पे काम कर रही हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा नहीं ये तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ तो इतने बिजनेसेस चल रहे हैं। या तो आप बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लें, ट्रंप ने जैसे आते ही साथ चाइना के साथ बड़े सख्त रवैया रखा है स्टील पे और दूसरी चीज़ों पे। उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे इनसे, हम बेशक कनाडा से लेंगे, कनाडा बेशक चाइना से इंपोर्ट करके अमेरिका को दे रहा है, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि हम नहीं लेंगे तो फिर नहीं लेंगे। तो ये मुल्कों के मफादात हैं और ये लोग अपने मुल्क के मफादात के लिए फाइट करते हैं और करते रहेंगे और ये जंग ऐसे ही कोल्ड वॉर जारी रहेगी। ये आपको कभी भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि जी खुलेआम दोस्ती हो गई है और एक दूसरे से ये ऐसे ही चलेगा जी। ठीक है, जंग की आपने बात की तो मुझे एक और सवाल याद आ गया कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका अफगान फौज को किस किस्म की मदद फराहम करेगा, ये बड़ा सवाल है। देखें तकरीबन जो मैंने देखा था, कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे कि 15,000 कॉन्ट्रैक्टर वो वहीं पे रहेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ लोग वहीं रहेंगे। अब वो यूएस आर्मी के हिस्सा नहीं होंगे, वो प्राइवेट सिक्योरिटी का शायद हिस्सा हो सकते हैं और उसमें अमेरिकन भी हो सकते हैं जो कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर गए हों, जैसे उन्होंने हायर कर रही हो कि जी जो रिटायर हो गए हैं उनको एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिए गए हों। अब उनकी सेफ्टी के लिए अमेरिका ने बड़े खुल के बयान किया है कि उनकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सेफ्टी किस तरह करेंगे। अब तो कतर ने भी ऑफर दे दी है कि जी आप हमारे यहाँ बेस बना लें और मेरा ख्याल है ताजिकिस्तान है एक और रशिया का एक जो मुख्तलिफ मुल्क टूटे थे उसमें भी किसी एक जगह बेस बना हुआ है, लेकिन शायद वो अभी वर्किंग नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने लोगों को वहाँ हिफाजत के लिए उसने साफ कह दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अमेरिका की जो गुफ्तगू है वो सिर्फ इस पॉइंट पे आके रुकी हुई है कि आप हमारी बेस ले लें या हम आपको ठहरा देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ या जो कुछ भी है, लेकिन आप यहाँ से जो है ना आप अटैक नहीं करेंगे, आप अफगानिस्तान के तालिबान को नहीं मारेंगे, आप हमारे यहाँ कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर लें हमें इत्तला देके, लेकिन आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक नहीं करेंगे। अभी ये बहस चल रही है जो मुबैना रिसोर्सेस की वजह से जो हमें पता चला है कि सिर्फ इस पे बातचीत रुकी हुई है, क्योंकि अगर खान साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी आप यहाँ से बैठकर वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम 30 साल पहले चले जाएंगे कि रोज़ाना पाकिस्तान के किसी इलाके में भी सुसाइड बमिंग होगी, क्योंकि आपके 50-60 लाख अफगानी जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ गलियों में रह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़, क्योंकि हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ इस बेस पर आई थी या उसकी जो टैगलाइन थी वो ये थी कि इंसाफ फराहम किया जाएगा। अब अगर हम 17 जून की बात करें जो कि अभी गुजरा है और 2014 की बात करें तो लाहौर का वो वाक़या याद आता है हमें जो कि मॉडल टाउन का था, जिसमें 10 अफराद शहीद हुए थे और 100 के करीब ज़ख्मी हुए थे और ये झड़प हुई थी अवामी तहरीक के कारकुनों में और गवर्नमेंट के लोगों में। ये नवाज़ शरीफ का दौर था। लेकिन अब इस बात को ख़ासा अरसा गुजर गया, लेकिन तहरीक इंसाफ से जो वहाँ के लोग हैं जिनके ज़ाहिर है किसी के वालिद का इंतकाल हुआ था, किसी के वालिदा शहीद हुई थी, वो लोग अब ये कहते हैं कि वो हुकूमत तो चली गई है, आपकी हुकूमत है, इंसाफ हमें कब मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हुकूमत आई वो डील का नतीजा बन के आई। वो सिलेक्टेड उस तरीके से नहीं आनी, मतलब इलेक्टेड उस तरीके से नहीं आई, लेकिन सिलेक्टेड ज़रूर आई।
और जब आप सिलेक्टेड किसी चीज़ को लेकर आते हैं तो फिर आपके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। साहिवाल के वाक़या हो, मॉडल टाउन का वाक़या हो और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हों। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि पीपल्स पार्टी कहती थी बेनज़ीर शहीद के कातिलों को हम छोड़ेंगे नहीं, बेनज़ीर ने ये, बेनज़ीर, और बेनज़ीर ने जिसको कहा कि मुशर्रफ को मेरे कातिल की मुझे कत्ल करने का अंदेशा है, जिसको उसने अपने मरने से पहले बताया, मरने से पहले नहीं मतलब उससे पहले जो खदशा ज़ाहिर किया, उस जरदारी ने उसको 21 तोपों की सलामी देके मुल्क से रुखसत किया। तो हम कातिलों के साथ कब गठजोड़ कर लें हमें नहीं पता। 5 साल हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, उसने अपने ही कायद की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि शायद अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो कहीं और चली जाती, तो इस खदशे से शायद नहीं की। यही हाल है कि मॉडल टाउन का एक वाक़या हुआ, उसकी फुटेजेस हैं, उस पे बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं वो निकाले गए और बरतरफ किए गए और उसके बाद एक पूरा सिस्टम बना। उसके बाद लेकिन कोई फ़ैसला नहीं आया। अदालतों की जानिब में भी कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं आई कि जी वो एक रिपोर्ट बना देते कि जनाब ये 5 जज हैं जो कि इसको करेंगे और हर हफ्ते आप रिपोर्ट दें। पीटीआई जो कि चीख के कंटेनर पे कहती थी कि जनाब मॉडल टाउन का ये करो, और वो हमारे ताहिरुल कादरी जो सिर्फ रमजान के दिन चंदा लेने आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये उनका भी कसूर है कि उन्होंने गठजोड़ किया, उन्होंने खानदानों के जो हमारे यहाँ ये है कि खानदान मार दो रेमंड डेविस की तरह और उसके बाद 10, 12, 15 लाख देके जान छुड़ाओ ना। हम जो हैं वो पुलिस वाले को रोड पे मार देते हैं ड्यूटी करने के दौरान और वो दियत के कानून के तहत पैसे देके बच के चले जाते हैं। ये जो दियत का कानून है उसका सबसे गलत इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मारो, पैसे दो और निकल जाओ। और तो इमरान खान की गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदार है इसका कि वो मॉडल टाउन के केस को उठाएं, उसको जस्टिस दिलाएं उनके लोगों को, लेकिन क्योंकि बार्गेनिंग है, वैसे तो आप कहते हैं कि जी करप्शन किए, ये किए, वो किए, जो हमारे अपोजिशन है वो कहते हैं कि जनाब आप दिखाएं कहाँ किए, सजा दें। अब आप सजा भी नहीं दे रहे, जजा भी नहीं दे रहे, तो फिर पीपल्स पार्टी को या इमरान खान की गवर्नमेंट को किसी भी किस्म का इस पे एहतजाज करने का राइट नहीं है। वो इस वक्त हुकूमत में है, केस ओपन करें और जो लोग हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन 5-10 साल गुजरने के बाद फिर कौन किसको सजा देता है। जी आसिम साहब, आखिर सवाल मैं आपसे करूंगी। एक सवाल जहन में आता है कि टिकटॉक की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम ट्विटर की बात कर रहे थे तो हम टिकटॉक की बात कर लेते हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो और 1-2 और कंट्रीज, पाबंदी लगाई, उठा ली गई। पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाई, उसकी रीजन पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई कानून है, कोई रूल ऑफ लॉ है, बनाना चाहिए, बना है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ ये कि पुलिस ने मारूफ तुर्क ड्रामा सीरियल के जो हीरो थे, उनसे एक जो टिकटॉकर थे उन्होंने एक फ्रॉड किया था और उनसे नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी निकली और मुख्तलिफ तरीकों की चीजें निकली हैं। तो क्या कोई रूल ऑफ लॉ है? पहले तो मैं ये पूछ लूं आपसे कि कोई ऐसी चीज है, होनी चाहिए? रूल ऑफ लॉ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और पाकिस्तान में ये दूसरा बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ। देखें, जब भी किसी किस्म की रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं नई टेक्नोलॉजी के, एक्चुअली हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़बरदस्त रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, अप्लाई नहीं होते। अब आपने टिकटॉकर की बात बताई कि जी टिकटॉक ने ये कर लिया, चलो जी ये एक फ्रॉड का एक केस था, उसको आपको पहले देखना चाहिए था। अब इन फ्रॉड के केसेस को कौन सा डिपार्टमेंट देखता है पाकिस्तान में? वो देखता है साइबर क्राइम FIA। अब अगर आप साइबर ये FIA की उस टीम को उठा के देखें, 10 में से 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ रिश्वत देके सोर्स पर या कोटे पर इस तरह हायर किए हुए होंगे, जिनकी अपनी नॉलेज जीरो होगी। अभी FIA का एक लड़के को उन्होंने एयरपोर्ट पे एक लड़की से फ़ोन नंबर मांग रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था, उसने बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया उसको और वो आया, उसको सस्पेंड भी किया गया। अभी
3.5 महीने से मैं एक वीडियो एक साहब को देख रहा था जो कि लोगों को रोडों पे जाके औरतों को बिल्कुल करीब पहुंच के कहता था दुपट्टा क्यों नहीं पहनती तुम, ये लो दुपट्टा दुपट्टा पहनो, जबरदस्ती सरों पे दुपट्टा डालता था। मियाँ बीवी जा रहे हैं और जाके मियाँ से कहता था जी मैंने तुम्हारी बीवी के साथ तस्वीर खिंचवानी है। अभी 4 दिन पहले उसने एक कहा कि जी 1000 रुपए लें और अपनी बेटी और अपने खुद जो है इसका दुपट्टा खरीदें और सर पे पहने। अब ये हैरेसमेंट नहीं है? तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी और मैंने डायरेक्ट FIA को भेजी थी और बहुत सारे लोगों को मैंने फॉरवर्ड की थी और मैंने कहा था कि अगर ये केस सॉल्व नहीं किया तुमने तो फिर हम तुम्हें बताएंगे इंटरनेशनल। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट पर है। मजहबी शिद्दत पसंदी इतनी उरूज पे पहुंच गई है कि एक मौलाना हजरात की वो वीडियो आती है जिसमें वो बदफेली कर रहे हैं और वो फिर भी बाहर हैं अभी तक। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। उसको फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने FIA को कांग्रेचुलेट भी किया कि शुक्र है आपने चलें किसी के कहने पे कुछ किया तो उस शख्स को टिकटॉक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो टीवी पे आके कह रहे हैं जी मुझे माफ कर दें, मैंने ये किया, मैंने अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था। 50 लाख शायद उसकी फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है 50 लाख। तो हम जैसे इन जैसे गंदे तरीन इंसानों को जिनकी जहन देखें कहाँ पर है, इनके हमारे 50 लाख फॉलोअर्स हैं। तो हमारी कौम का भी अंदाजा लगा लें। और ये सिर्फ एक एजेंसी है और ये मैं बताऊं कि ये कर सकते हैं। ये सिर्फ 4 को सजा दें, आप 40 खुद सही हो जाएं। लेकिन सजा का हमारे यहाँ है ही नहीं। मुझे आप कराची में रहती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, कराची में रहती हैं, मुझे बताएं कि कराची में पिछले 2 साल से आपने कोई ऐसी खबर देखी कि इस मुजरिम को, इस लैंड माफिया को, इस रेपिस्ट को ये सजा मिल गई हो और टीवी पे आ रहा हो कि जनाब 25 साल सजा दे दी गई इसको या 10 साल? नहीं देख रहे होंगे आप। ये देखिए जो लोग अदालतों को बीट होती है ना, जो सुबह जाके बेचारे रिपोर्टर बैठ जाते हैं, वो सिर्फ वहां से तजिया लेकर आते हैं, रिपोर्टिंग लेकर आते हैं, लेकिन कभी वो फैसले लेकर नहीं आते वहां से कि जी आज इसका फैसला हो गया। तो ये तो हाल है हमारा। अब क्या करें, रोना ही रो सकते हैं हम, मैं और आप मिलकर बात कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले कि हम अपने नाज़रीन से इजाजत चाहें, आसिम साहब जाने से पहले आखिर में एक मैसेज जरूर दीजिएगा। जी मैसेज बस मेरे लिए है कि खुदा के लिए जितना सच आपको पता है आप जरूर बोलें। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो सच बोलें, जो भी सच है आपके पास। अगर आप खामोश रहें फिर भी वो बेहतर है, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं, गलत प्रमोशन करते हैं, शख्सियत परस्ती करते हैं, वहाँ माशरा जो है ना बिगड़ जाता है। तो खुदा के लिए मेरा ये मैसेज आप लोगों को है, सच बोलें और जो मजलूम लोग हैं उनके लिए आवाज़ें उठाएं। अगर आपको लगता है कि इस शख्स के ये मजलूम है और इसकी रियासत सुन रही है, नहीं सुन रही, आप आवाज़ उठाएं। आज जो है सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि वज़ीरिस्तान की भी एक छोटी सी खबर होती है ना, वो भी दुनिया देखती है। तो आप क्यों नहीं अपनी, आप तो अगर शहरों में रहते हैं तो अपनी आवाज़ें क्यों नहीं उठाते? आवाज़ उठाएं, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं। मरना मैंने भी है, आपने भी है, लेकिन अगर आप मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगे, आप जो है आखिरत में जो है अपने लिए जो है वो अच्छी जगह का इंतखाब करेंगे। थैंक यू सो मच शरा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। और अपने जो देखने वाले उनसे मैं यही कहूंगी कि जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.